Hello everyone, welcome to the LearnCart family. Download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. Your one-step destination for all your inter and foundation classes need. Now let me take you to a tour of the app. जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये है आपका ऐप का इंटरफेस. दिस इज द होम स्क्रीन. As you can see, you can watch free videos as well. Click on the area where the arrow is showing and you can watch the free videos as well. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अगर आपको प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो आप ऐप के नीचे होम स्क्रीन के नीचे आपको टास्क बार दिखेगा जहां पर स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस ऑप्शन. दिस इज द स्टोर फ्रंट वेर यू विल फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स एंड इफ यू स्क्रॉल अप यू विल फाइंड सम मोर प्रोडक्ट्स. नाउ अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक करके उसकी जानकारी जानना चाहते हो तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आप क्लिक कीजिए एंड देन यू विल फाइंड दैट प्रोडक्ट डिटेल्स आउट देयर. Preview for every product and every video is available. You can find details like what is the name of the product, what you are getting with it, what about notes and everything else. अब हर प्रोडक्ट के वीडियो का आपको एक डेमो भी मिलेगा. जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन 1 पे आपको इस एरिया पर अगर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही स्क्रीन 2 पे आपको दिखे कि वो वीडियोस आपको दिख जाएंगे एंड एवरी वीडियो का प्रीव्यू आपको अवेलेबल है. लाइक तो आपको वीडियो पहले आप डेमो देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप बाय करेंगे. This is what it is. So hope you like it. Thank you once again. And yes, do not forget to download the LearnCart app for CA Inter and Foundation classes. So चलो we are back again. लास्ट लेक्चर में वी हैड स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लाउड. हमने आपको मतलब बताया था पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी. पब्लिक क्लाउड और ये जो सारा कैटेगराइजेशन है ये एक्सेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता है. करेक्ट. तो अगर आप पब्लिक क्लाउड की बात करो तो ये एक ऐसा क्लाउड है कि जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप, मैं, कोई भी. सो दैट्स अ पब्लिक एक्सेस. आओ जाओ घर तुम्हारी वाली बात है. तो ये हो गया आपका पब्लिक क्लाउड. एग्जाम्पल आपके सामने है. प्राइवेट क्लाउड मतलब मेरा अपना क्लाउड मैंने खुद बनाया हुआ है या किसी से बनवा के लिया है, लेकिन उसको एक्सेस कौन करेगा, मैं या मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग. तो उसका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है तो उसका हम लोग बोलेंगे प्राइवेट क्लाउड. हाइब्रिड क्लाउड का अगर आपको याद है तो हमने कल आपको एग्जांपल दिया था CAERP का. CARP का आपको एग्जांपल याद है कि जहां पर हमारे ऑफिस का ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसका 80% जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं और 20% एक्सेस हमने क्लाइंट को दे रखा है. आपको मैंने कल विंडो भी ओपन करके दिखाया था. और उसके बाद में आपको दिख रहा है कम्युनिटी क्लाउड. सर व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्लाउड? जब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल आर एक्सेसिंग अ गिवन क्लाउड उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिटी क्लाउड. तो हमने कल एग्जांपल लिया था आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल ICI का जो अपना है दैट इज अ SSP. वो अपना CA फ्रेटर्निटी से रिलेटेड ही है. या तो उसको CA स्टूडेंट एक्सेस करेंगे या उसको CAs एक्सेस करेंगे तो वो एक कम्युनिटी क्लाउड बन गया. अब जैसा कि कल मैंने एंड में बताया था क्लास के कि अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सब में कुछ कॉमन आंसर्स हमको देखने हैं. सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके एडवांटेजेस और सबके डिसएडवांटेजेस. करेक्ट. लेकिन क्योंकि हमने मेन क्लाउड का कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तब आपको याद है तो पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर वाला आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड. वो जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन सभी में भी आएंगे, लेकिन क्योंकि इनमें टाइप अलग अलग है तो इनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमको ज़्यादा जोर देना है. तो लेट अस फर्स्ट डायरेक्टली जंप टू द कैरेक्टरिस्टिक्स वाला आंसर ऑफ ए पब्लिक क्लाउड. वी विल डायरेक्टली जंप टू पब्लिक क्लाउड. व्हाट आई डू इज ये नोट्स आज आपके सामने हम लोग ग्रुप में आई विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी ताकि आपके पास कुछ रहे पढ़ने के लिए. सो वी आर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स के तीन चचेरे भाई कौन कौन बताएगा? यस, गुड. तो चलिए सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड. अब इसके लिए कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है बिकॉज ये पॉइंट्स बड़े सिंपल है याद रखने के लिए. सबसे पहला पॉइंट आ रहा है हाईली स्केलेबल. हाईली स्केलेबल ये दूसरा नाम है इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी के लिए. अगर आपको याद है तो इस आंसर में वो जो पब्लिक रिलेशनशिप वाला आंसर था यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट आ रहा था इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, इसी का दूसरा नाम है हाईली स्केलेबल. तो क्या पब्लिक क्लाउड हाईली स्केलेबल होता है? द आंसर इज यस. सर कैसे? हमने आपको कल बेटा एग्जांपल दिया था जीमेल का कि एक सर्वर से उसकी शुरुआत हो गई, उसके बाद जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ा इन्होंने उसको बढ़ाते चले गए. फेसबुक का एग्जांपल ले लो. फेसबुक जब मार्क जुकरबर्ग ने 94 उस टाइम पे जब स्टार्ट किया था, मतलब नॉट 94, 2004 के आसपास जब उसको स्टार्ट किया था, उस टाइम 94 में तो अमेजोन स्टार्ट हुआ था, 2004 में फेसबुक वॉज लाइक अ बिट पॉपुलर. उस टाइम पे जब वो स्टार्ट हुआ था तो उनके पास एक ही सर्वर था, अपने नॉर्मल कंप्यूटर में ही वो डेटा को स्टोर कर रहे थे. बट जैसे जैसे उसका पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसका डिमांड बढ़ा, तो डेफिनेटली क्या हो गया,
उसको आप स्केल अप करते चले गए, आप उसमें मशीन्स पे मशीन्स, मशीन्स पे मशीन्स, सर्वर पे सर्वर जोड़ते चले गए, तो दैट इज द फीचर ऑफ हाईली स्केलेबल। अगला फीचर है अफोर्डेबल। मुझे बताइए, क्या आपने कभी फेसबुक के लिए कोई पैसा दिया है? बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी गूगल जीमेल का यूज़ करने के लिए कोई पैसा दिया है? बिल्कुल नहीं। और आपको मैंने कल दिखाया था पेपर यूज़ मॉडल कि आपको 2100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है मुझे गूगल को हर साल 200 GB का स्टोरेज लेने के लिए। अगर ऐसा ही 200 GB में कहीं मार्केट में लेने जाओ तो हो सकता है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, ये इफेक्टिव कॉस्ट है, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। और बहुत सारे बिजनेसेस तो आपको फ्री सर्विस दे रहे हैं, जैसे जीमेल का फर्स्ट 15 GB फ्री है। फेसबुक आपसे कभी कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहा, आप इतना उस पर डेटा कंटेंट अपलोड करते हो। यूट्यूब को देख लो, यूट्यूब पे तो हज़ारों लाखों वीडियो रोज़ अपलोड हो रहे हैं, टेराबाइट्स ऑफ डेटा इतना अपलोड हो रहा है। क्या कभी यूट्यूब ने आपसे कोई चार्ज किया है? बिल्कुल नहीं। तो द क्लाउड इज़ अफोर्डेबल। बहुत केसेस में तो फ्री ही होता है, और जहाँ पेड वर्जन भी है वहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है ये। सो पहले दो पॉइंट्स क्या थे? ये हाईली स्केलेबल है, हाईली अफोर्डेबल है। अब आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट। अभी चलो एक जो नॉर्मल वाला पॉइंट है उसको बोल देते हैं हाईली अवेलेबल। हाईली अवेलेबल, ये पॉइंट, इस पॉइंट का दूसरा नाम हमने देखा था ऊपर, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, अगर आपको याद है, ऑन डिमांड का मतलब क्या था? जब आपको क्लाउड सर्विस चाहिए तब ये आपको अवेलेबल है। रात को उठ के फेसबुक देखना है, बिल्कुल देख सकते हो। अभी क्लास में बैठे बैठे हो सकता है कि आपको थोड़ा क्लास में मजा आए ना, चलो इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, अपना फोटो अपलोड कर देते हैं, तो इमीडिएटली आप कर सकते हो। तो इट इज अवेलेबल एज एंड व्हेन यू वांट इट। दैट इज द मेन फीचर, दैट इट इज हाईली अवेलेबल। कभी आपको डाउन टाइम नहीं मिलेगा, सही से ये सर्विस अच्छे से चलेगी। अब एग्जामिनर आपके जो आंसर, जब आपको इसका एग्जाम में लिखना है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो एग्जामिनर आपके आंसर में उन दो पॉइंट्स को ढूंढ रहा है जो अब मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पे। और वो दो पॉइंट्स है ये वाले, लेस सिक्योर एंड स्ट्रिंजेंट एसएलए। ये वो दो पॉइंट है जो एग्जामिनर को आपके आंसर में चाहिए, बिकॉज पब्लिक क्लाउड के ये दो स्पेशल फीचर है, इट इज लेस सिक्योर और स्ट्रिंजेंट एसएलए। कल मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्या गूगल पे हम अपना जब डेटा रखते हैं क्या ये सिक्योर है या नहीं है? तो आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। पब्लिक क्लाउड में क्योंकि आपका डेटा थर्ड पार्टी के पास है और उस थर्ड पार्टी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो थोड़ा सा डेटा की सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत हो सकता है। कभी आपके मन में शक आया कि यार फेसबुक पे आपका इतना पर्सनल डेटा है, इंस्टाग्राम पे आपका इतना पर्सनल डेटा है, व्हाट्सएप पे आपकी इतनी प्राइवेट चैट्स पड़ी हुई है, अगर इन कंपनियों ने आपका डेटा को एक्सपोज कर दिया तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? पीछे अगर आपको पता है तो न्यूज़ में भी आया था कि फेसबुक ने कुछ डेटा लीकेज किया था यूएस में, और उन पर काफ़ी सारा केस वगैरह चला था। तो ये दिक्कत सी रहती है, पब्लिक क्लाउड में आपका डेटा पब्लिक डोमेन में है, किसी थर्ड पार्टी के पास है, तो डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है। और इसीलिए आपने वहाँ पर डेटा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये आपको डिसीजन लेना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपने देखनी चाहिए, कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और उनका टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी एक अपना पब्लिक क्लाउड है जिसका नाम है वन ड्राइव। क्या आप इसके बारे में जानते हो? यस। बहुत पॉपुलर है ये भी। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना क्लाउड है जिसका नाम है वन ड्राइव, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये गूगल ड्राइव से ज़्यादा सही लगता है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव में आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस एप्लीकेशंस भी चला सकते हो, वहीं के वहीं ओपन करके उसको एडिट कर सकते हो, जो आप गूगल में नहीं कर सकते। गूगल में आपको फिर वो गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स वो यूज़ करना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं बचपन से, तो अपने पहला कंप्यूटर विंडोज़ ही चलाया होगा, इतना बड़ा मार्केट शेयर है माइक्रोसॉफ्ट का। सो वो हैबिचुअल है हमको वो सारी चीज़ें। तो इट्स बेटर टू यूज़ वन ड्राइव ओवर गूगल ड्राइव। अभी यहाँ पर किसी ने कोई पेड प्रमोशन वाला कोई चीज़ नहीं करी अपने साथ, बट अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पब्लिक क्लाउड में थोड़ी सी सिक्योरिटी की दिक्कत होती है, बिकॉज आपका डेटा बेटा किधर है? थर्ड पार्टी के पास है, पब्लिक डोमेन में है। टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंजेंट एसएलए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एसएलए का फुल फॉर्म है, एसएलए का फुल फॉर्म है सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। सर व्हाट इज दिस सर्विस लेवल एग्रीमेंट? देखिए, जब कभी भी आप फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाते हो, तो अकाउंट क्रिएशन के वक्त वहां पर एक टर्म्स एंड कंडीशन का कॉलम आता है। आता ही नहीं आता है? आपने देखा है कभी? यस सर।
सो क्या आपने कभी जाकर उसको रीड किया है क्या उधर? एक बार किया था सर। तो क्या रीड किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ये देखिए हम लोग जा रहे हैं फेसबुक डॉट, अरे यार ये तो मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया यहाँ पर, इसको लॉग आउट करेंगे। यस, यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू अकाउंट, और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, अगर आप इसको सही तरीके से देख पा रहे हो, यहाँ पर नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। यहाँ पर जो मैं आपको वहाँ पर लिखा वो मैं रीड करके बता रहा हूँ। बाय क्लिकिंग साइन अप यू एग्री टू आवर टर्म्स, डेटा पॉलिसी एंड कुकी पॉलिसी, यू मे रिसीव SMS नोटिफिकेशन फ्रॉम अस एंड कैन ऑप्ट आउट एट एनी टाइम। तो बेसिकली ये होते हैं आपके सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। चलिए इस पर क्लिक कर कर देखते हैं। जैसे ही मैं टर्म्स पर क्लिक करता हूं तो फेसबुक का ये टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज ओपन हो रहा है, और बेटा इसी को हम कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। बिकॉज सोशल मीडिया के साथ जब भी आप अपना डेटा किसी को दे रहे हो, तो भले ही आपको अपने डेटा की कदर नहीं है, लेकिन सामने वाले को आपके डेटा की कदर है, तो यहाँ पे आपके साथ बेसिकली एग्रीमेंट साइन हो रहा है। अब बोलोगे सर लेकिन हमने तो कभी साइन नहीं करा। बेटे वहां पर लिखा हुआ है कि अगर तुमने साइन अप पर क्लिक करा मतलब तुमको टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड है, और इसी टर्म्स ऑफ सर्विस को हम टेक्निकली कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब उस SLA का मीनिंग तो मैंने आपको समझाया। उस SLA के पहले एक वर्ड आ रहा है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है बताता हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट का मतलब है स्ट्रिक्ट। तो अगर आप फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आराम से जिसको पढ़ लेना है ना, यहाँ पर देखिए फेसबुक के ऐड कंट्रोल्स के बारे में कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद प्राइवेसी बेसिक्स के बारे में कुछ लिखा है कि आपके डेटा की जो प्राइवेसी है उसको फेसबुक कैसे कंट्रोल करता है और आपके पास कितना कंट्रोल है। उसके बाद कुकीज़ की पॉलिसी पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ये सारा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते हो, तो आप ढीला ढाला एग्रीमेंट करोगे या स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन रखोगे। एग्जाम्पल ले लो, आपके पास कोई घर है, वो घर आप अपने किसी रिलेटिव को रेंट पर दे रहे हो, और वही घर आप अपने किसी थर्ड पार्टी को, किसी अननोन पर्सन को रेंट पर दे रहे हो। तो जो रिलेटिव के साथ वाला आपका एग्रीमेंट होगा वो थोड़ा सा मतलब 19-20 रहा तो भी चलेगा, लेकिन जब आप रेंट एग्रीमेंट किसी थर्ड अननोन पर्सन के साथ करोगे तो वो 19-20 रहेगा या उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्लियर कट टर्म्स कंडीशन रहेगी? व्हाट वुड बी द केस, टेल मी। स्ट्रिक्ट रहेगा। क्यों? बिकॉज अननोन पर्सन के साथ आप जब भी कोई बिजनेस कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन टर्म्स। आगे चल के झगड़े का कोई मौका नहीं चाहिए हमको। और बेटा इसीलिए पब्लिक क्लाउड में जो है आपका SLA कैसा होता है, स्ट्रिंजेंट SLA। तो ये दो खास फीचर है पब्लिक क्लाउड के, दैट डेटा का सिक्योरिटी का थोड़ा सा दिक्कत है, और लास्ट में आपके SLA कैसे है, स्ट्रिंजेंट SLA। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बातों ही बातों में हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे पब्लिक क्लाउड के। 3 तो बड़े सिंपल है, हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल और एफोर्डेबल है। स्केलेबल, एफोर्डेबल, अवेलेबल, सिंपल वाला। और स्पेशल केस क्या है, लेस सिक्योर एंड स्ट्रिंजेंट SLA। तो एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, तो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन में इन 2 पॉइंट्स को ढूंढ रहा है कि भैया बच्चे ने ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं क्या, लेस सिक्योर एंड स्ट्रिंजेंट SLA। बिकॉज यही 2 पॉइंट्स पब्लिक क्लाउड को पब्लिक क्लाउड की पहचान देता है कि डेटा की सिक्योरिटी का दिक्कत है और उसका SLA कैसे है, स्ट्रिंजेंट SLA। आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कि ये जो फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशन का एग्जाम्पल हमने आपको दिया, दैट इज अ क्लियर कट केस ऑफ अ, लिखा नाम ही है इसका टर्म्स ऑफ सर्विस, उसको हम लोग टेक्निकली थ्योरेटिकली कहते हैं स्ट्रिंजेंट SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। एंड बिलीव मी, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। EIS में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे, स्कार्फ आएगा, CIF आएगा, मैं बताऊंगा आगे क्या क्या होता है। बिकॉज कई बार MCQ में आपको शॉर्ट फॉर्म पे MCQ आएगा, तो बच्चा अगर बेटा आपको MCQ क्रैक करना है तो शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको याद रखना पड़ेगा। या कभी कभी ये लोग इतना खतरनाक खेल खेलते हैं कि आपके साथ क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मतलब पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, और ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे है उस कॉन्सेप्ट का शॉर्ट फॉर्म देंगे। अब बच्चा दिमाग लड़ा रहा है वहाँ पे कि यार मैं ये तो इसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या, आंसर पता है तेरे को, लेकिन तू यहाँ पर फुल फॉर्म भूल चुका है, तो थोड़ी दिक्कत से हो सकती है। तो इसलिए SLA का फुल फॉर्म याद रखिए आप, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, राइट। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड।
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे हम बाद में चलेंगे. नाउ वी विल गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड. तो ये रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड. इसमें 3 ही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. अब प्राइवेट क्लाउड का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये यहाँ पर 3 ही पॉइंट है और ये तीनों ही इसको स्पेशल बनाते हैं. सबसे पहले डेटा की सिक्योरिटी की बात करेंगे. पब्लिक क्लाउड में क्या था, आपका डेटा पब्लिक डोमेन में है तो डेटा की सिक्योरिटी की दिक्कत है. यहाँ पे डेटा कैसा होगा, सिक्योर. क्यों, आपके कंट्रोल में है. आप अपना क्लाउड बना के उसको यूज कर रहे हो तो डेटा किसी और के पास है ही नहीं, डेटा आपके ही पास है. तो अगर डेटा लीक भी होता है तो तुम जिम्मेदार हो. लेकिन अगर आपका डेटा अगर आपके कंट्रोल में है तो यू विल ऑब्वियसली टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ दैट. तो अगर हम डेटा की सिक्योरिटी के एंगल से देखें तो प्राइवेट क्लाउड में डेटा ज़्यादा सिक्योर रहता है. तो आप बोलोगे सर जब डेटा की सिक्योरिटी की बात है तो पूरी दुनिया फिर ये पब्लिक क्लाउड क्यों यूज़ कर रही है, अपना खुद का क्लाउड क्यों नहीं बना लेती. बेटा उसके लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है. एक नॉर्मल सा क्लाउड बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो सर्वर लेना पड़ेगा अच्छे क्वालिटी का. और IBM का एक नॉर्मल अच्छा कैपेसिटी का सर्वर की मिनिमम कॉस्ट 60,000 के ऊपर से स्टार्ट होती है. तो लगा लो 60,000 रुपये, फिर लगा लो अपना क्लाउड. बात समझे नहीं समझे आप, इतना खर्चा कौन करेगा. उससे अच्छा तो जीमेल का फ्री वाला अकाउंट यूज़ करो. यही है, सब पैसे का खेल है. तो अगर डेटा की सिक्योरिटी भी है स्टिल पीपल गो फॉर पब्लिक क्लाउड. बट यस, आप एग्जाम के एंगल से याद रखिए कि प्राइवेट क्लाउड में क्योंकि मेरा डेटा मेरे पास है, मेरे कंट्रोल में है, तो डेटा की सिक्योरिटी ऑब्वियसली हायर साइड पर है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट SLA. लेट्स टॉक अबाउट SLA. यहां पर SLA कैसा दिख रहा है, वीक SLA. पब्लिक क्लाउड में क्या दिख रहा था, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन. यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन वीक क्यों है, कौन बताएगा इसका लॉजिक. यस, कौन बताएगा कि यहां पर वीक SLA क्यों लिखा हुआ है. तनिष्क बोलो आंसर. सर यहाँ पे डेटा अपने ही पास है तो फिर मतलब सर ऐसे मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना. हाँ, मतलब हम खुद से ही यहाँ पे स्ट्रिक्ट मतलब अगर एग्रीमेंट यूज नहीं भी करते करेंगे. रहेगा तो कुछ पैसे देने नहीं पड़ते ऐसा. करेक्ट और कुछ करेक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस भी ना फिर भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट. मतलब इमेजिन करो आपका क्लाउड आपके ऑफिस के केबिन में आपने बना लिया है, तो आप खुद से क्या एग्रीमेंट कर लोगे, है ना. खुद से आईने में बातें करना तो अमिताभ बच्चन का काम है, हमारा काम थोड़ी है. तो हम खुद से एग्रीमेंट कैसे कर लेंगे. तो भले ही अगर हम कुछ नॉर्मल एक पॉलिसी डिसाइड कर ले, लेकिन वो उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी स्ट्रांग फेसबुक का एग्रीमेंट है. वेदर यू एग्री विद दिस पॉइंट. अगर हमने अपनी डेटा पॉलिसी बना भी ली, हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमारे क्लाउड के यूसेज के बना भी लिए, वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितना फेसबुक का एग्रीमेंट हमारे साथ स्ट्रांग है. डू यू एग्री टू दिस और नॉट, टेल मी. यस सर. दैट्स वाई सर्विस लेवल एग्रीमेंट पब्लिक क्लाउड में स्ट्रांग है और प्राइवेट में, क्योंकि वो वाली बात है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर. तो अपने SLA कैसा है, वीक SLA. अब बात करेंगे कुछ अलग. पब्लिक क्लाउड में डेटा का कंट्रोल आपके पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरे क्लाउड पे आपका एकाधिकार है. जरा देखिए, इसको रीड करेंगे आपके लिए. एज यूजुअल द प्राइवेट क्लाउड इज मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. देयर इज नो नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रिलाई ऑन एनीबडी एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. अभी माइक्रोसॉफ्ट के एंगल से सोचिए, वो दुनिया के लिए वन ड्राइव बना रहे हैं, तो क्या खुद के लिए क्लाउड नहीं बनाएंगे क्या. गूगल ने दुनिया के लिए गूगल ड्राइव बनाया, तो खुद के लिए क्लाउड नहीं बनाएंगे क्या, डेफिनेटली बनाएंगे. तो माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव पे माइक्रोसॉफ्ट का सेंट्रल कंट्रोल है. वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना डेटा वन ड्राइव पे नहीं है, उनका अपना अलग से क्लाउड है. करेक्ट. और आपको एक बात बता दूं, आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे अनाउंसमेंट करी है कि वो अपने डेटा सेंटर ओशन में रखने वाले हैं. ओशन में, बिकॉज डेटा सेंटर में बहुत हीट जनरेट होती है, तो उनको उसको नॉर्मल टेम्परेचर में मेंटेन करना पड़ता है. तो उन्होंने दिमाग लगाया कि एयर टाइट एक बहुत बड़ा कैबिन सा बना लेंगे, उसमें सारा आपका जो सर्वर है वो रखेंगे और उसको ओशन के नीचे रख देंगे, ताकि वहाँ पे टेम्परेचर नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा. तो इस लेवल पर भी अब दुनिया सोच रही है, और वो क्लाउड ही होगा. ऑब्वियसली अगर ओशन के अंदर डेटा है तो ओशन में जाके तो वहाँ पे कंप्यूटिंग नहीं करोगे आप, उसको इंटरनेट से जोड़कर ही एक्सेस करोगे. तो बेसिकली वो भी एक क्लाउड का ही टाइप होने वाला है. तो कंट्रोल कैसा है, सेंट्रल कंट्रोल. किसी और का जोर जबरदस्ती थोड़ी चलेगा. आपके कैबिन के बगल में ही आपका क्लाउड है, तो आप ही का कंट्रोल है, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट. अच्छा, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में अपना खुद का क्लाउड हो सकता है क्या.
क्या लग रहा है आपको? वेदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन हैव हिज ओन क्लाउड इन ऑफिस, कर सकता है क्या वो? यस। कर सकता है, बट कोई करता नहीं है। क्यों? कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इट्स बेटर टू यूज अ थर्ड पार्टी सर्विस। और हम इंजीनियर्स नहीं है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, हमें टेक्नोलॉजी यूजर्स है, वी आर नॉट टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स। सो इट्स बेटर टू गेट थिंग्स डन रादर देन क्रिएटिंग देम। इस बात को हमेशा याद रखना। हम टेक्नोलॉजी क्रिएटर्स नहीं है, वी आर टेक्नोलॉजी यूजर्स। तो हमको हमेशा चीज़ें बनवा के लेकर उसको यूज़ करना इज बेटर ऑप्शन रादर देन टू आवर सेल्फ क्रिएटिव। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं क्रिएट कर सकते, हम कर सकते हैं, बट इट बेटर टू यूज़ इट। जब मार्केट में इतने अच्छे कंपनीज, इतने अच्छे ऑप्शंस, अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल है, तो क्यों पैसा खर्च करना है, राइट? तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड: सिक्योर, सेंट्रल कंट्रोल एंड वीक SLA. सो दोज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया। अब चलेंगे हाइब्रिड की ओर। हाइब्रिड क्लाउड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइब्रिड क्लाउड। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी जस्ट हमने प्राइवेट क्लाउड के बारे में चर्चा करी, क्या प्राइवेट क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? नो। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ? काइंडली रेज योर हैंड्स। जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं लिख सकता हूँ, काइंडली रेज योर हैंड्स। एक भी बच्चा नहीं बोल रहा है। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं नहीं लिख सकता हूँ, वो हाथ उठा ले, रेज देयर हैंड्स। तनिष्क ने अरे बेटा जूम का इस्तेमाल करो जरा। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट कि सर आप हाईली अवेलेबल, हाईली स्केलेबल ऐसा प्राइवेट क्लाउड में नहीं लिख सकते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम रूलिंग पार्टी के साथ भी नहीं है, हम विपक्ष के साथ में नहीं है, हम जनता के साइड से, मतलब कोई आंसर देना नहीं उनको। ऐसे भी लोग मौजूद है। तो मैं आपका यहाँ पर भ्रम दूर कर रहा हूँ बेटे। प्राइवेट क्लाउड में भी आप लिख सकते हो कि इट इज़ स्केलेबल एंड इट इज़ हाईली अवेलेबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ डे इट इज़ अ क्लाउड इटसेल्फ, एंड एनी डैम क्लाउड इज स्केलेबल एंड अवेलेबल। कोई भी क्लाउड स्केलेबल अवेलेबल तो होता ही है। तो भले ही उधर नहीं लिखा है, लेकिन ये अज्यूम्ड है कि वो है। आप स्केल अप कर सकते हो। अब बोलोगे सर लेकिन हमको 60,000 बार बार कौन खर्चेगा? अरे बेटा वो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना कि तुम पैसा नहीं खर्चा कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, तो स्केलेबल है और अवेलेबल भी है। ओके, तो ये बात याद रखना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि ये भले ही क्लाउड के अलग अलग टाइप है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक सब में कॉमन है। बिकॉज वो जो पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर वाला आंसर हमने देखा, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब पे एप्लीकेबल हो रहा है, प्लस उनके अपने अपने अलग छोटे से फीचर्स भी है। हाइब्रिड क्लाउड का देखो, अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने, एनी क्लाउड इज स्केलेबल, सो इज हाइब्रिड क्लाउड ऑल्सो स्केलेबल। नो नीड टू रिपीट दैट पॉइंट अगेन। सिक्योरिटी की बात करेंगे, डेटा सिक्योरिटी, क्या लिखा है इधर? पार्शियली सिक्योर, पार्शियली सिक्योर। देखो जिधर पब्लिक प्राइवेट का मिक्सचर आता है, तो प्राइवेट में तो डेटा बहुत सिक्योर है, पब्लिक में उतना ही डेटा कम सिक्योर है, ये तो बीच का ऑप्शन है। तो यहाँ पे डेटा का सिक्योरिटी कैसा होगा? डिप्लोमेटिक आंसर करना है आपको, एंड द आंसर इज पार्शियली सिक्योर। तो हाइब्रिड क्लाउड के जैसा हम कम्युनिटी क्लाउड पढ़ने वाले हैं, उधर भी डेटा का सिक्योरिटी कैसा रहेगा? पार्शियली सिक्योर। क्योंकि पूरा प्राइवेट भी नहीं है तो पूरा पब्लिक भी नहीं है, ये बीच का ऑप्शन है। तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते एक तरफा कि डेटा बिल्कुल सिक्योर है या डेटा बिल्कुल ही सिक्योर नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। सो वी हैव टू टेक अ मिड वे आउट, और हम क्या बोलेंगे उसको? डेटा इज पार्शियली सिक्योर। देखो अंडरस्टैंड, EIS को आप जितना लॉजिकली याद रखोगे ना, उतना आपको मजा आएगा पढ़ के। लाइक इफ यू स्टार्ट जस्ट मगिंग अप, तो फिर वो इंटरेस्ट चला जाएगा। ध्यान रखना इसको। तो स्केलेबल है, पार्शियली सिक्योर है, और क्या? एक और फीचर है यहाँ पर, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट ये स्पेशल फीचर है आपके हाइब्रिड क्लाउड का। सर क्यों? बिकॉज पब्लिक प्राइवेट दोनों हैं इधर। अगर आपको याद है तो हमने कल आपको ERP-CA का एग्जांपल दिया था। 80% पार्ट प्राइवेट एक्सेस के लिए, 20% पार्ट पब्लिक के लिए। तो उतनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको, या तो पूरा पब्लिक या तो पूरा प्राइवेट, इधर तो दोनों है। तो
तो आपको दोनों की सिक्योरिटी का एंगल भी उसमें डालना पड़ेगा, उसका प्रोग्रामिंग वैसे करना पड़ेगा, इसलिए मैनेजमेंट कैसी है इस क्लाउड की थोड़ी सी हैवी हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट। एंड व्हाट अबाउट SLA, टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स स्ट्रिक्ट क्यों है, कौन बताएगा यहाँ पे ऐसा पार्शियली सिक्योर जैसा ऐसा बीच का रास्ता क्यों नहीं है, यहाँ पे ऐसा क्लियर कट स्ट्रिंजेंट SLA क्यों लिखा हुआ है? उसमें बहुत सारा डेटा प्राइवेट भी है और कुछ कुछ डेटा पब्लिक पे एक्सेस भी है, इसलिए वो मतलब वो प्राइवेट डेटा उनके पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो स्ट्रिक्ट। करेक्ट, जिधर भी पब्लिक का एलिमेंट आया हमारे एग्रीमेंट्स हमेशा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। देखो याद रखो, डेटा की सिक्योरिटी और SLA को लेकर एक क्लैरिटी बना लो। अगर पब्लिक एलिमेंट बीच में आ रहा है और प्राइवेट एलिमेंट बीच में आ रहा है तो डेटा को हम बोलेंगे इट इज पार्शियली सिक्योर, डिप्लोमेटिक आंसर करना है। अगर पब्लिक का एलिमेंट बीच में है और प्राइवेट का एलिमेंट भी बीच में है तो एग्रीमेंट हमेशा स्ट्रिक्ट होंगे, बिकॉज पब्लिक बीच में है, चाहे 1% क्यों ना हो, पब्लिक बीच में है ना, तो अपन एग्रीमेंट स्ट्रिक्ट करेंगे। इसलिए आपके SLA हमेशा कैसे होंगे, स्ट्रिंजेंट SLA। लॉजिक सेम है, एक्सप्लेनेशन इज सेम जैसा ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना है कि प्राइवेट क्लाउड में मैं खुद से एग्रीमेंट नहीं करूंगा तो वीक SLA, पब्लिक तो भैया बाहर की दुनिया है तो स्ट्रिंजेंट SLA। यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज बाहर का है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर का व्यक्ति आया अंदर, आपके SLA कैसे हो जाएंगे, स्ट्रिंजेंट SLA। तो व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड? सबसे पहले डेटा की सिक्योरिटी की बात करेंगे तो पार्शियली सिक्योर है, SLA की बात करेंगे तो बोलेंगे स्ट्रिंजेंट SLA। स्पेशल फीचर इज कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट, और जनरल फीचर कौन सा है, स्केलेबल। सर इधर हाईली अवेलेबल लिख सकते हैं क्या, आप बताना, क्या यहाँ पर हाईली अवेलेबल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, सोच के बताओ। डिपेंड्स। सकते सर। डेफिनेटली लिख सकते, ऐसा मतलब ठप्पा लगा लो आप, हाईली अवेलेबल एंड स्केलेबल हर क्लाउड में लिख के आओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बेटा ये क्लाउड है और क्लाउड का मतलब ही है स्केलेबल एंड अवेलेबल, तो हाईली स्केलेबल अवेलेबल लिख सकते, नो प्रॉब्लम। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ गेस करोगे आप? चलिए गेसिंग वर्क खेलते हैं। कम्युनिटी क्लाउड का क्या हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स? SLA की बात करेंगे, SLA कैसे होंगे, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट SLA, वेरी गुड। व्हाट अबाउट डेटा सिक्योरिटी? पार्शियली सिक्योर, वेरी गुड। मतलब अब आपको लॉजिक डेवलप हो गया है इफ यू आर आंसरिंग दैट। चलो वी गो टू कम्युनिटी क्लाउड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए आप जो कह रहे हो वही बात है, डेटा की सिक्योरिटी पार्शियल है। अब आप बोलोगे सर फिर इंस्टीट्यूट ने सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स पर यहाँ पर क्यों नहीं डिफरेंशिएट किया? बेटा वो इंस्टीट्यूट की मर्जी है, हम आपको पूरा लॉजिकली पढ़ा रहे कि यहाँ पे भले ही आपको SLA का पॉइंट नहीं दिख रहा है बिकॉज मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन SLA का पॉइंट अगर आता तो वहाँ पर लिखा होता स्ट्रिंजेंट SLA, बिकॉज थोड़ा सा पब्लिक वाला पार्ट है यहाँ पर। 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन जो उन्होंने दे दिए, बहुत ही बढ़िया। ये है कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, और यहाँ पर है कॉस्ट इफेक्टिव। ये क्या पॉइंट होगा, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिव। एक मुहावरा बोलता हूँ जो हिंदी वर्जन में है, उसको समझने का ट्राई करना। पपीता कटेगा तो सब में बटेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पपीता कटेगा तो सब में बटेगा वाला खेल है। क्योंकि ये कम्युनिटी क्लाउड है, ऑब्वियसली इट्स अ कम्युनिटी क्लाउड, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों ने कंट्रीब्यूट करके उस क्लाउड को बनाया है, तो पर हेड कंट्रीब्यूशन कैसा आ रहा है, कम आएगा। तो उसको सेटअप करने की कॉस्ट किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अब बोलोगे सर वो ICI का जो SSP पोर्टल है उसके लिए हमने पैसा किधर दिया? बेटा आपने नहीं दिया, लेकिन हम तो मेंबरशिप फीस भरते हैं ना, और आपसे रजिस्ट्रेशन की फीस भी तो ली जाती है, हाँ आपसे एग्जामिनेशन की फीस भी ली जाती है, तो वो सारा पैसा किधर जा रहा है? ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में जा रहा है। इंस्टीट्यूट को क्या प्रॉफिट करके क्या करना है, वो तो आपके लिए काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, करेक्ट? तो उसका मेंटेनेंस और उसका सेटअप कॉस्ट, ये दोनों कैसा होगा, कॉस्ट इफेक्टिव। मतलब अगर आपको कॉस्टिंग के टर्म्स में मैं समझाऊँ, कॉस्टिंग में आपको पता होगा देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा कौन सा होता है,
दूसरा कौन सा होता है? हाँ वेरिएबल हाँ, वेरिएबल कॉस्ट। तो ऊपर का पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड है और नीचे का पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब इसको सेटअप करने की कॉस्ट पपीता कटेगा सब में बटेगा। इमेजिन करो कि एसएसपी पोर्टल को सेटअप करने में लग गए 50 लाख। ये 50 लाख किसी एक सीए को नहीं देना है, ये 50 लाख इंडिया के 3 लाख प्लस सीए को मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया सबके लिए, वेरी गुड। मेंटेनेंस करना पड़ेगा क्या क्लाउड का? हाँ डेफिनेटली करना पड़ेगा। हो सकता है कोई सर्वर खराब हो जाए, हो सकता है किसी सर्वर का परफॉर्मेंस घट जाए, तो उसका आपको जैसा गाड़ी का सर्विसिंग करते हो तो कंप्यूटर का भी सर्विसिंग करना पड़ेगा, मतलब नॉट कंप्यूटर, सर्वर का भी आपको करना पड़ेगा सर्विसिंग, तो उसका भी खर्चा आता है। तो वो भी कैसा हुआ है? कंट्रीब्यूशन में हुआ है। तो कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस, सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, आपको जस्ट उसको रियल लाइफ से रिलेट करना है और ये ईआईएस एकदम ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सारी चीज़ें बहुत लॉजिकली हम आपको बताएंगे और जहाँ नेसेसरी वहाँ आपसे मगअप मगअप भी करवा लूँगा, लेकिन लॉजिकल को हम पहला प्रेफरेंस देंगे। बिकॉज आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, दोज आर जो केस स्टडीज़ आ रही है उधर आपको ऐसा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपको ऐसा पूरा घुमा घुमा के केस स्टडी देंगे और बोलेंगे बताओ क्या करोगे एज अ टेक्नोलॉजी ऑडिटर, आप क्या करोगे? तो उधर आपका मगिंग आप बेटा काम में नहीं आएगा, आपको ऐसा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ही काम में आएगा, ठीक है ना? तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड? पार्शियली सिक्योर, और वो सेंटेंस याद आना चाहिए, पपीता कटेगा सब में बटेगा। दो तरह की कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वाली भी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसको बोलेंगे इट्स कॉस्ट इफेक्टिव टू सेटअप, और वेरिएबल कॉस्ट को बोलेंगे कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। Did you got the clear cut understanding of all the 4 different characteristics of cloud? यस सर। यस सर। चलिए फटाफट से एक बार रिपीट कर लेंगे, पब्लिक क्लाउड पर चलेंगे, आपसे सवाल करूंगा फटाफट से। पब्लिक क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन पार्ट क्या था? हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल, हाईली अफोर्डेबल। डेटा की सिक्योरिटी कम है तो हम बोलेंगे लेस सिक्योर, लेकिन एग्रीमेंट स्ट्रिक्ट होंगे तो हम बोलेंगे स्ट्रिंजेंट एसएलए। फिर हम ऊपर चढ़ गए थे पब्लिक से प्राइवेट में। प्राइवेट क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े सिंपल थे, 3 ही थे। डेटा की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं खुद से एग्रीमेंट नहीं करूंगा तो एग्रीमेंट आपके एसएलए वीक होंगे, और आपका पूरा एकाधिकार है तो सेंट्रल कंट्रोल है आपका। फिर हाइब्रिड क्लाउड पर गए जहाँ पर पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। हाइब्रिड क्लाउड है तो भैया डेटा का सिक्योरिटी पार्शियल है, और क्योंकि पब्लिक का एलिमेंट है तो आपके एसएलए भी कैसे होंगे? स्ट्रिंजेंट होंगे हाइब्रिड क्लाउड में। और स्केलेबल तो वो है, और उसका कॉम्प्लेक्स क्लाउड मैनेजमेंट ये इंपॉर्टेंट वाला फीचर है, बिकॉज आपको दोनों तरह की दुनिया मैनेज करनी है। देन वी वेंट ऑन टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्लाउड। पपीता कटेगा सब में बटेगा, 2 तरह की कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का पॉइंट था आपका कॉस्ट इफेक्टिव वाला पॉइंट, और वेरिएबल कॉस्ट आपका कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव मेंटेनेंस। डेटा की सिक्योरिटी की बात करेंगे तो ये पार्शियली सिक्योर है। अच्छा, व्हाट अबाउट अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी? क्या वो वाले पॉइंट में यहाँ पर डाल सकता हूँ? अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। यस। अब अगर कोई बच्चा नहीं बोलता है तो बेटा जहाँ कहीं भी आप बैठे हो वहाँ से अपने रूम की खिड़की से कूद जाओ आप, बिकॉज इतने सारे बार हमने इसको रिपीट कर लिया कि हर तरह का क्लाउड कैसे होता है, स्केलेबल भी होता है और क्या होता है? अवेलेबल भी होता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम मेन क्लाउड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे अब चलेंगे, बिकॉज वहाँ उसको लर्न कर लेंगे तो इन पॉइंट्स को अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी नाउ गो टू द आंसर। अच्छा, कौन से आंसर पे हम हैं और कहाँ हम जा रहे हैं एक बार चार्ट से देख लेते हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ पे हमने क्या क्या करा है अब तक। सो up till now we have completed with the characteristics वाला आंसर ऑफ ऑल द क्लाउड, है ना? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाले आंसर बच गए हैं। उसका एक रीज़न है, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, पहले हम कुछ आंसर्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स को करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस पार्ट। अब हम इस पार्ट की ओर जा रहे हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जनरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड। तो क्या है ये पॉइंट्स? बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर, बहुत बड़ा आंसर है ये, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड। इसको स्टार मार्क कर लो, इस आंसर को आप स्टार मार्क कर लेना, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड।
हॉट फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग। ऐसा मतलब इंस्टीट्यूट को ऐसा हर बार लगता है कि अरे ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो मजा नहीं आया, मतलब ये वाली बात है। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, देखिए कितने सारे हैं। यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है और यहाँ तक है। भले ही क्वांटिटी वाइज कम है लेकिन उसका क्वालिटी वाइज कम है, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कितने सारे पॉइंट देखो, फ्लेक्सिबिलिटी, मिनिमाइज मेंटेनेंस, लेस पर्सनल ट्रेनिंग, अरे 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 इतने सारे पॉइंट्स हैं। तो एग्जाम के लिए याद रखो, ये एग्जाम में आएगा मैक्स टू मैक्स कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स, और आपको इसमें लिखना है 6 पॉइंट्स। एनी 6 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। It will not come for more than 4 marks, and if it is coming for more than 4 marks then you have to write any 6 points। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिए। सर अब इतने पॉइंट्स को याद कैसे करें? तो बेटा जिधर याद रखने की दिक्कत है उधर अपनी मेमोरी टेक्निक का जादू चलेगा। तो इसकी भी एक बहुत ही बढ़िया से हमने मेमोरी टेक्निक बनाई है। तो उस मेमोरी टेक्निक को आप हमारे साथ अब लिखना चालू करिए। फिर हम मेमोरी टेक्निक के पहले पॉइंट्स को रिलेट करेंगे और फिर उसको रिलेट कर करके एक एक पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। बिकॉज देखो एक्सप्लेनेशन बहुत छोटा सा है, एक एक दो लाइन का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन याद आना जरूरी है आंसर। तो देखते हैं व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक ऑफ दिस आंसर। इसका एमटी मैं आपको बता रहा हूं, आपको लिखता चलना है मेरे साथ। बढ़िया सी मेमोरी टेक्निक बनाएंगे। मैं लिख रहा हूं इंडियन इकोनॉमी में एक गोलू था। गोलू इंडियन इकोनॉमी में एक गोलू था। यहाँ पर कोई बच्चा जिसका घर पे नाम गोलू है तो उसको पर्सनली मत लेना, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में एक गोलू था, फिर उसको करेंगे कॉमा। थोड़ा सा बड़े पॉइंट है तो बड़ी कहानी है थोड़ी। इंडियन इकोनॉमी में एक गोलू था, उसने अपने बिजनेस को मॉनिटर एंड मेंटेन करने के लिए पर्सनल कैपिटल को अफलातून टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। पर्सनल कैपिटल को अफलातून टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। सो दिस इज द मेमोरी टेक्निक फॉर दिस आंसर। एक बारी मैं इसको रिपीट करूंगा बोल के। इंडियन इकोनॉमी में एक गोलू था, उसने अपने बिजनेस को मॉनिटर एंड मेंटेन करने के लिए पर्सनल कैपिटल को अफलातून टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। एक बार फिर रिपीट करूंगा। इंडियन इकोनॉमी में एक गोलू था, ये कहानी की तरह बोलना है आपको। इंडियन इकोनॉमी में एक गोलू था, उसने अपने बिजनेस को मॉनिटर एंड मेंटेन करने के लिए पर्सनल कैपिटल को अफलातून टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। इसमें आपके सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं, ठीक है। क्या आपने इसको लिख लिया? यस और नो? यस सर। अब इसके पॉइंट्स को हम रिलेट करके फटाफट से एक एक पॉइंट को लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इंडियन। भारत माता की जय। इंडियन स्टैंड्स फॉर इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। यहां पर ये पॉइंट है इंडियन स्टैंड्स फॉर इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अब इसका मतलब समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्या कह रहा है, क्लाउड जब आप यूज कर रहे हो ना, आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी अपने टेक्नोलॉजी को लेकर के। अगर आपको जीमेल पसंद नहीं आ रहा है, आप इमीडिएटली जीमेल को बंद करके याहू मेल का इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी नहीं पसंद आ रहा है, इमीडिएटली इसको बंद करके आप रेडिफ मेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इमीडिएटली आप अपने सर्विसेज को तुरंत चेंज कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको। यही अगर आपने खुद का ईमेल सर्वर लगा लिया, आप 60,000 तो लगा दिया आपने, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो कोई ऑप्शन थोड़ी है आपके पास। अभी आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको यूज करना पड़ेगा, बात समझे। लेकिन यहाँ पे जीमेल क्योंकि फ्री है तो आप उसको बंद करके इमीडिएट किसी दूसरे पर आप शिफ्ट हो सकते हो,
correct? So that is that point, improved flexibility. That is the concept of improved flexibility. चलिए, बस इतना छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है इसमें, क्यूट सा है ये बहुत आंसर, लेकिन क्वांटिटी बहुत है इसमें. आगे देखिए, इकोनॉमी, अंडरलाइन द टर्म इकोनॉमी. इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर, पहला पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कॉमर्स के बच्चे हो, इस बारे में आपको जानकारी चाहिए. मुझे बताओ आप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? ज्यादा परचेस किया तो कम कॉस्ट में, कम परचेस किया तो ज्यादा कॉस्ट में. करेक्ट. मतलब अगर आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर एक्सपांड हो जाता है तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट घट जाता है. कॉस्टिंग का रूल है कि अगर आपका प्रोडक्शन के यूनिट्स अगर बढ़ जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन. सिंपल टर्म्स में, जितना बड़ा बिजनेस उतना उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट घट जाती है. तो टेक्नोलॉजी की मदद से आप बिजनेस को तो स्केल अप कर सकते हो. तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का. मतलब जैसे एग्जांपल ले लो ओला उबर का. ओला इज व्हाट, इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म. ना वो उनके पास खुद की गाड़ियां हैं ना खुद के ड्राइवर है. उन्होंने क्या करा है, कस्टमर को और इसको टैक्सीज को एक साथ लाने का प्लेटफॉर्म बना दिया है. तो टेक्नोलॉजी की मदद से ये कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं. हेड ऑफिस तो बेंगलोर में है, लेकिन कश्मीर में भी आपको मिल जाएगा ओला, कन्याकुमारी में भी आपको ओला मिल जाएगा. तो स्केल अप हो गया है बिजनेस. और जब बिजनेस स्केल अप हो जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से, ऑब्वियसली आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा. तो यहाँ पर जो बेनिफिट के आंसर है ना, ये इसमें काफ़ी सारे पॉइंट डायरेक्ट है और बहुत सारे पॉइंट इनडायरेक्ट भी है. सो दिस इज एन इनडायरेक्ट बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा आपको. तो अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल. नेक्स्ट और लास्ट में इसको हम लोग सम अप भी करेंगे एक साथ. पहले एक एक करके धीरे धीरे बता रहा हूँ. फिर आ गया अपना गोलू. गोलू का मतलब क्या है भैया? कोई बच्चा है जिसका घर में गोलू सरने में, मतलब जिसको गोलू कहते हैं यहाँ पे? क्या बात कर रहे हो सर, मतलब है, मतलब भरे बाजार में बेइज्जती कराओगे? हम तो नहीं बताएंगे हमको गोलू कहते हैं घर पे, हम तो नहीं बताएंगे. ठीक है बेटा, मत बताओ. गोलू स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइज वर्कफोर्स. गोलू स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइज वर्कफोर्स. क्या क्लाउड की मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के कोलैबोरेट होकर के काम कर सकते हो? वर्क फ्रॉम होम कैसे पॉसिबल है? ये कोरोना ने सिखा दिया हमको. क्लाउड की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. और अपना ये जो क्लास चल रहा है, ये चल कैसे रहा है? जूम से चल रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइव स्ट्रीमिंग पर क्लासेस चल रही है. ये लाइव स्ट्रीमिंग का एनवायरनमेंट क्लाउड नहीं तो और क्या है? ये होता है आंसर ऑफ ग्लोबलाइज वर्कफोर्स. आज इंडिया का कोई भी टीचर कहीं भी बैठा हो, किसी भी स्टूडेंट को कहीं से भी पढ़ा सकता है. ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, ये बेनिफिट आपको मिलेगा. दैट इज द इंटेंशन आउट ईयर. ये बेनिफिट सबसे बड़ा यहाँ पर मिल रहा है हमको गोलू का, मतलब ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स का. गोलू का सच कोई बेनिफिट नहीं है. आगे बिजनेस. अंडरलाइन द टर्म बिजनेस. बिजनेस स्टैंड्स फॉर व्हाट? बिजनेस स्टैंड्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस. Business stands for streamlining the business process. Streamlining the business process. ये देखिए क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में इसके. Getting work done in less time with less resources is possible. कैसे? डेटा स्टोरेज का टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, वो गूगल खुद कर रहा है. डेटा का बैकअप भी आपको लेने की जरूरत नहीं. आपने जो डेटा गूगल ड्राइव पे रखा है, क्या उसका कभी बैकअप लेने का टेंशन रहता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसकी चिंता गूगल को है. आपने यूट्यूब पर अपना डांस का वीडियो अपलोड किया, 3-4 साल बाद भी वो वीडियो वहीं मिलेगा आपको. क्यों? उसका बैकअप यूट्यूब ले रहा है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज दैट पॉइंट. स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस. बहुत सा चीज आउटसोर्स हो जाती है, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस. आगे 2 पॉइंट्स है, मॉनिटर, मेंटेन. ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग है. मॉनिटर अलग है एंड मेंटेन अलग है. सबसे पहले चलेंगे मॉनिटर पे. मॉनिटर देखो, मॉनिटर स्टैंड्स फॉर मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली. ये मॉनिटर यहां आ गया और मेंटेनेंस का यहां आ गया. मॉनिटर स्टैंड्स फॉर
मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली एंड मेंटेनेंस इज मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले मॉनिटर की बात करेंगे। मुझे बताइए, आपके सामने कल यहाँ पर हमने हमारे CA ERP को मैंने ओपन करके बताया था, वो इतना इफेक्टिव प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कि मेरे ऑफिस में कोई भी आर्टिकल इस वक्त कौन सा काम कर रहा है, उसके हाथ में कौन सा काम चल रहा है, कौन से काम की डेडलाइन अभी आ चुकी है, कौन सा काम उसने नहीं करा है, उसने कितनी लीव ले रखी है, उसको पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारा देखने के लिए मुझे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पर बैठकर अपने लैपटॉप से कहीं भी एक्सेस करके अपने वर्क को देख सकता हूँ। तो क्या मैं प्रोजेक्ट्स को बेटर मॉनिटर कर सकता हूँ? आंसर इज यस। दूसरा पॉइंट था मिनिमाइज मेंटेनेंस एंड लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर। अभी मेंटेनेंस आपको करने की जरूरत नहीं, गूगल मेंटेनेंस खुद करेगा, माइक्रोसॉफ्ट मेंटेनेंस खुद करेगा। जूम पे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो वर्चुअल एनवायरनमेंट का मेंटेनेंस इसकी चिंता ना मुझे है ना आपको है, वो तो जूम कंपनी खुद करेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो मेंटेनेंस और लाइसेंस लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी ने ऑलरेडी ले रखा है। हमें केवल जितना हम इस्तेमाल करते हैं उसका ही पैसा देना है, बाकी का सारा खर्चा, मेंटेनेंस, लाइसेंस सब कुछ उन्होंने ले रखा है, हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको नॉलेज के लिए एक बात बता दूँ, ये जो सारा हम रोज़ डेटा क्रिएट करते हैं ना, इसको स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है, और डेटाबेस बहुत महंगी चीज़ होती है। आपने इस कंपनी का नाम सुना है, ओरेकल? यस। ओरेकल दुनिया के बेस्ट डेटाबेस बनाती है। उसका एक डेटाबेस की कीमत करोड़ों में होती है, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में होती है। तो अपने को वो बाय करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनीज ने उसको बाय कर रखा है, और हम केवल उस छोटे से पीस का पेमेंट कर रहे हैं जितना हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ना सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत है, ना कोई लाइसेंस, ना कोई मेंटेनेंस, वो तो सब कंपनी, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैंडल कर रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एक बेनिफिट हमको मिल रहा है यहाँ पर। तो मॉनिटर मेंटेन का वो वाला पॉइंट हो गया। आगे देखिए, पर्सनल। पर्सनल स्टैंड्स फॉर व्हाट? नीचे आएंगे, यहां पर लिखेंगे पर्सनल। ये है पर्सनल। लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। मुझे बताइए, जीमेल को यूज करने के लिए क्या आपने कोई क्लासेस लगाई? बिल्कुल नहीं सर। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के लिए क्या आपने घंटों बैठकर क्लासेस में उसका नॉलेज लिया आपने, या खुद ही कर लिया? सब खुद ही कर लिया। हम इसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, यूजर फ्रेंडली। तो क्लाउड इतना सिंपल है यूज करने के लिए कि आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, तो आपके लोगों को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। इसी वही लिखा हुआ है, लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। इन मेनी केसेस एट ऑल नथिंग इज नीडेड। बस जाओ, यूज करो एंड यू आर देयर, राइट? दैट इज दैट कॉन्सेप्ट, लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड। कैपिटल, अंडरलाइन, हो गलत हाइलाइटर यूज हो गया। अंडरलाइन द टर्म कैपिटल। कैपिटल स्टैंड्स फॉर व्हाट? यहां पर नीचे वो पॉइंट है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब है रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, ये देखिए, नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेंड ह्यूज मनी ऑन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइसेंसिंग फीस। सर्वर लेने की तुमको जरूरत नहीं है, गूगल ने पैसा खर्च कर रखा है। सर्वर लेने की तुमको जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम तुम्हारे फोटो हैंडल कर लेगा। यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हो, तुमको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, वो यूट्यूब के पास ऑलरेडी है। आप सिर्फ डेटा डालो और मजे ले लो, वो सब खर्चा वो कर चुके। तो तुमको कुछ अलग से कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और अब बस लास्ट के बेटा 2 पॉइंट्स बचते हैं यहाँ पे। वो सर 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक है अफलातून और एक है टेक्नोलॉजी। अफलातून का मतलब है परवेजिव एक्सेसिबिलिटी। अफलातून का मतलब है परवेजिव एक्सेसिबिलिटी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट परवेजिव एक्सेसिबिलिटी? जरा देखिए इसको यहां से। डेटा एंड एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम एनीवेयर यूजिंग एनी स्मार्ट कंप्यूटिंग डिवाइस मेकिंग आवर लाइफ सो मच ईजियर। कितना सिंपल सा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, करेक्ट? मतलब परवेजिव एक्सेसिबिलिटी का मतलब है आपको एक्सेस करने के लिए कुछ अलग से जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैपटॉप लो या सिर्फ टैबलेट लो, कोई भी डिवाइस रहेगा, एक्सेस कर लो, मजे ले लो, अपना डेटा स्टोर कर लो, उसको आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो परवेजिव एक्सेसिबिलिटी
और लास्ट में था आपका टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट ये आ गया आपका सेकेंड वाला, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं। ये अगेन टेक्नोलॉजी के कॉस्ट के रिलेटेड पॉइंट है। रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो कैपिटल कॉस्ट था ना, उसको आप ट्रीट कर लो फिक्स्ड कॉस्ट, और आप इसको ट्रीट कर लो वेरिएबल कॉस्ट। डेटाबेस लेने की जरूरत नहीं, मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस आपको लेने की जरूरत नहीं है, राइट। और आजकल तो कई बार क्या हो गया कि क्लाउड की मदद से आपके ऑफिस में एक ही प्रिंटर रहेगा, लेकिन उसको सारे पीसी आप अटैच करके कहीं से भी अपने मोबाइल फोन से भी प्रिंट हो गई तो प्रिंटर पे प्रिंट आ जाएगा। तो आपको अलग से हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आप क्लासिक एग्जांपल लिख सकते हो, गूगल क्लाउड प्रिंट, ऐसा एग्जांपल लिख लो आप यहाँ पे, गूगल क्लाउड प्रिंट। और ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे आपसे कल जवाब चाहिए, ये गूगल क्लाउड प्रिंट क्या होता है, ये आप मुझे कल एक्सप्लेन करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म गूगल क्लाउड प्रिंट, और ये इस पॉइंट से कैसे रिलेटेबल है, ये आपके लिए होमवर्क है। कल इसको आप जो है रिसर्च करके आना थोड़ी सी। तो भैया यहाँ पर खत्म होता है एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड। इसके लिए बस ये 3 से 4 लाइन की कहानी आपको याद रखना है। एक बार मैं रिपीट करूंगा। इंडियन इकोनॉमी में एक गोलू था, उसने अपने बिजनेस को मॉनिटर एंड मेंटेन करने के लिए पर्सनल कैपिटल को अफलातून टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। इंडियन स्टैंड फॉर इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गोलू स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, बिजनेस स्टैंड्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द बिजनेस, मॉनिटर स्टैंड्स फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, मेंटेनेंस स्टैंड्स फॉर लेस मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर का आपको कोई लाइसेंस लेने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। पर्सनल स्टैंड्स फॉर लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, कैपिटल स्टैंड्स फॉर नो नीड टू स्पेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अफलातून स्टैंड्स फॉर परवेसिव एक्सेसिबिलिटी, और टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इतने सारे पॉइंट्स कम समय में आपके याद हो जाते हैं इस एक मेमोरी टेक्निक से। बोलिए क्या आपको इससे याद आ जाएगा ये आंसर पूरा? अरे कहाँ चले गए? Yes, sir. सर मॉड्यूल में आप 2-3 पॉइंट देखता हूँ। बोलिए। मॉड्यूल में आप कौन सा है? हाँ, वो एक्चुअली वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसको कवर करेंगे, बिकॉज वो लॉजिकली वहाँ फिट नहीं हो रहे, उसका हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए आप इसको इतना याद रखिए। सो दैट वाज द आंसर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ, ये जनरल एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ वी गो टू द लास्ट आंसर फॉर टुडे, और फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। ड्रॉबैक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये थोड़ा जनरलाइज आंसर है, आप मुझे सोच के बताइए कि क्लाउड कंप्यूटिंग के ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं, हम इसको डिस्कस करके लिखेंगे। सो वी आर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड क्या क्या हो सकते हैं, चलिए आप मुझे बताइए। इंटरनेट लगेगा। हाँ, मतलब अगर इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो क्लाउड यूज कर पाएंगे क्या आप? नहीं। नहीं। तो ऐसा हम लिख सकते इंटरनेट गॉन, मगर अगर इंटरनेट चला गया तो कांट एक्सेस क्लाउड, कांट एक्सेस द क्लाउड, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इंडिया में अभी भी इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, थैंक्स टू जियो जो थोड़ा बहुत अच्छा स्पीड दे देता है। पहले तो आप जानते हो कैसी हालत थी, तो पहले तो क्लाउड ऐसा अपने लिए बहुत दूर दूर की बात थी। आज जो ये सब ऑन स्ट्रीमिंग क्लासेस वगैरह जो सब चल रहा है, ये सब अंबानी जी की कृपा है कि इतनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल है। पहले तो भैया पॉसिबल ही नहीं था। बट अगर अभी भी अगर इमेजिन करो हम लोग बातें कर रहे हैं और इंटरनेट की स्पीड अगर यहाँ पर ग्लिच आता है तो ये क्लास यहीं रुक जाएगी। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्लाउड का कि कनेक्शन अगर टूट गया तो फिर आपका एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत आएगी। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? क्या डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत हो सकती है? डेटा की सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत हो सकती है? यस, डेटा सिक्योरिटी कैन बी अ प्रॉब्लम, स्पेसिफिकली इफ इट्स अ पब्लिक क्लाउड, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी कैन बी अ प्रॉब्लम। यस, बोलिए, आप कुछ बता रहे थे बेटा आंसर।
सर अगर सर्विस प्रोवाइडर अच्छा होगा फिर सर्विसेज अच्छी मिलेगी। राइट, मतलब सर्विस प्रोवाइडर अगर रेप्यूटेड नहीं है, गूगल जैसी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये रेप्यूटेड कंपनीज है। गजोदर भैया की कंपनी क्लाउड की सर्विस दे रही है, आप उधर डेटा सेव करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, बिकॉज गजोदर भैया नाम में ही गफला है आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट गुड, सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट गुड। और कुछ पॉइंट सोच सकते हैं आप लोग, या फिर मैं बताऊंगा आपको? मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ। सर अपना कंट्रोल नहीं है। तो बेटा वो डेटा सिक्योरिटी के पॉइंट में आ गया, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं तो इसलिए डेटा सिक्योरिटी का है। आपका पॉइंट भी बराबर है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्लाउड पे, यू आर करेक्ट। और थोड़ा सोच के बताइए, अभी हमने इतना डीप नॉलेज ले रखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड सो ऑन। थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं इसे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा पूरा, मतलब पूरा क्लाउड अपडेटेड रखना पड़ेगा अगर बेस्ट सर्विसेज चाहिए तो। या फिर एटलीस्ट हम कहें कि आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए तो ही क्लाउड यूज़ कर Yes. सकते हैं आप। अच्छा, और और वो कुछ कुछ सर्विसेज होते हैं ना पेड, तो वो हमें पैसे देके लेने पड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब इसलिए हम यूज पैसा देने में प्रॉब्लम है यहाँ पे, हाँ मतलब ये लिखोगे आप एग्जाम में, देर इज अ प्रॉब्लम इन पेइंग मनी, सो देर इज, दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड। बेटा सामने वाला भी आपका रखो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो समाज सेवा तो कैसे करेगा ना, कितने दिन करेगा, उसको भी तो बिजनेस करना है। तो ऐसे पॉइंट कृपया ना लिखे, ये बातें हम तक ही सीमित रहे, एग्जाम में इसको ना लिखे। सल्यूट है आपको, एकदम ज़बरदस्त पॉइंट कह दिया आपने। चलिए एक अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ आपको, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। और 5th पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ एप्लीकेशन। ये 2 बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं, इसका मतलब आपको बताएंगे और फिर हम एंड करेंगे। दीज आर द मोर देन इनफ, 4 मार्क के लिए ये आंसर मोर देन इनफ है। अब देखिए 4th वाला पॉइंट क्या है, देखिए अंडरस्टैंड, आपको पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करनी है। पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन आपको पावरफुल पॉइंट्स लिखने हैं। पावरफुल पॉइंट लिखोगे तो एग्जाम में आपका स्कोरिंग होगा। ये भी एक ट्रिक होता है एग्जाम में स्कोर करने का। देखिए इंटरऑपरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, ये इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब है? इमेजिन करो देयर आर 2 क्लाउड्स, एक है वन ड्राइव और एक है गूगल ड्राइव, और आपने शायद ड्रॉपबॉक्स का भी नाम सुना होगा, ड्रॉपबॉक्स भी एक क्लाउड है। ओके, तो अब इमेजिन करना कि मैंने अपना सारा डेटा गूगल ड्राइव पे रख रखा है। अभी किसी कारणवश मुझे गूगल ड्राइव का सर्विस पसंद नहीं आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि गूगल ड्राइव से मैं अब वन ड्राइव पर शिफ्ट हो जाऊँ, तो ये इमीडिएटली कॉपी पेस्ट करना, गूगल ड्राइव से वन ड्राइव पर इमीडिएट कॉपी पेस्ट करना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डेटा पहले डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल ड्राइव से, और फिर वो डेटा मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव पे। तो ये स्मूथ इंटरऑपरेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसका रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे स्मार्ट अपने टेलीकॉम कंपनी आपको पोर्टेबिलिटी का फीचर देती है कि अपना मोबाइल नंबर बदले बिना आप सर्विस प्रोवाइडर बदल सकते हैं। अगर आप पहले BSNL की सर्विस ले रहे थे, पहले बोल रहे थे आप भारत माता की जय, BSNL बेस्ट है मेरे लिए, फिर आपको लगा रही नहीं ये तो बहुत ही खराब कंपनी, तो आपने जियो पे शिफ्ट होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्म भरना पड़ेगा और वो यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर चेंज होगा। आपका नंबर चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा पोर्टेबिलिटी का फीचर इधर क्लाउड में अवेलेबल नहीं है। आप ऐसा ऑटोमेटिक एक क्लिक में डेटा इधर से उधर नहीं जाएगा, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में नहीं जाएगा। आपको डेटा पूरा मैन्युअली डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसको मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा। ये एक दिक्कत सी होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरऑपरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन क्लाउड। ये एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप अपना क्लाउड चूज करें डेटा स्टोरेज के लिए, सोच समझ के कर लेना।
बिकॉज अगर जब चेंज का टाइम आएगा तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आगे, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एप्लीकेशंस, रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एप्लीकेशन। अब यहां पर हम दो क्लाउड का एग्जांपल लेंगे। एक क्लाउड है आपका ड्रॉपबॉक्स, ड्रॉपबॉक्स वर्सेस वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स वर्सेस वन ड्राइव। अभी वन ड्राइव इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ओके, बस 2-3 मिनट और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और ड्रॉपबॉक्स, ये ड्रॉपबॉक्स कंपनी का ही नाम है और उसके प्रोडक्ट का नाम भी ड्रॉपबॉक्स है। अभी एप्लीकेशन मतलब कौन सा, हम कुछ एप्लीकेशंस का एग्जांपल लेंगे, एक्सेल, पीपीटी, मैं जो अभी ये यूज़ कर रहा हूँ वन नोट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, फिर वर्ड है, ये कुछ फेमस एप्लीकेशंस है, ओके। अब ये एप्लीकेशंस आप ऑफलाइन तो अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप यही एप्लीकेशंस को ऑनलाइन भी वन ड्राइव में यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, ऑनलाइन वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल को ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हो इंटरनेट पर, कंप्यूटर में नहीं, ऑनलाइन इंटरनेट पर एडिटिंग कर सकते हो। ये फीचर आपको वन ड्राइव में मिलेगा। लेकिन एक्सेल की फाइल अगर आपने ड्रॉपबॉक्स में सेव करी है तो उधर अगर आपको एडिटिंग करना है तो ड्रॉपबॉक्स उसको सपोर्ट नहीं करता। फिर आपको एडिटिंग करना तो क्या करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करो, एडिट करो, सेव करो और वापस से उसको वहीं अपलोड कर दो। तो ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एप्लीकेशंस। कुछ क्लाउड कुछ एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, कोई दूसरे क्लाउड दूसरे एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं आता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? मुझे बताइए, क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। वन ड्राइव में अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है और उस वन ड्राइव में आपका कोई वर्ड, पावर पॉइंट वाले एप्लीकेशन की फाइल सेव है, वहाँ पर डबल क्लिक कर कर जैसा कंप्यूटर में एडिटिंग करते हो आप ऑनलाइन में एडिटिंग कर सकते हो। वन ड्राइव सपोर्ट करता है, लेकिन वही सेम फाइल अगर ड्रॉपबॉक्स में है तो ड्रॉपबॉक्स सपोर्ट नहीं करेगा। गूगल ड्राइव में है तो वो गूगल शीट्स में ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल एंड गूगल शीट आर कंपेरेबल, तो एक्सेल गूगल में काम नहीं करता, एक्सेल केवल माइक्रोसॉफ्ट में काम करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सारे बच्चे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस सर। बाकी बच्चे पता नहीं नाश्ता वाश्ता कर रहे कि क्या, बैठ के बिल्कुल जवाब ही नहीं देते कुछ। चलिए कोई बात। सो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ क्लाउड कि भैया यहाँ पे जो इंटरनेट चला गया तो कनेक्शन गॉन, डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के थोड़ी दिक्कत तो रहती है, सर्विस प्रोवाइडर अगर अच्छा नहीं है तो आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी। ये दो बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं। इंटरऑपरेबिलिटी स्मूथ, यहाँ से वहाँ शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं है, और एप्लीकेशन का रिस्ट्रिक्शन है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, आपको हर जगह सब चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास एंड होती है, जहाँ पर हमने दो बड़े आंसर करे आज, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड, और जो सारे टाइप ऑफ क्लाउड थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आंसर को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।